याद है बुधवार को क्या हमने आरंभ किया था? धनश्री जी बोलिए, आवाज आ रही है कि मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, क्या पढ़ाना हमने आरंभ किया था बताइए मुझे। अनुवाद, बराबर है। हाँ। हाँ, तो महादेवी वाले भी ज्वाइन हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। तो हम आरंभ करते हैं अनुवाद। और अनुवाद में भी हमने दो तीन बातें आपके सम्मुख रखी थी कि अनुवाद क्या होता है, अनुवाद की परिभाषा क्या होती है, उसके उपरांत अनुवाद के प्रकार कितने होते हैं, और इन सब के बीच हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद के प्रकारों की ओर ध्यान देने की कोशिश की थी, जिनमें से मैं कुछ रिपीट भी करूंगा आज और कुछ नए भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, और इस तासिका को हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। महादेवी जी, आपने बाद में परीक्षा नहीं दी, याद है? इसलिए मैंने इस रविवार को परीक्षा ली ही नहीं। छात्र रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो आज शाम को मैं अगली प्रश्न पत्रिका डाल दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अनुवादों का पहला प्रकार जो हमने देखा था वह था शब्दानुवाद। इसके अंतर्गत शब्द शब्द क्रमाग्राही अनुवाद, शब्दाग्रही अनुवाद और सम्यकाग्राही अनुवाद, ये तीन प्रकार उसमें देखें। अगला जो है वह सहजानुवाद। सहजानुवाद में बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही गई थी कि जो केवल शाब्दिक अनुवाद है, उसके अंतर्गत जो शब्द के क्रम का आग्रह रहता है, जो शब्द का आग्रह रहता है और जो सम्यक का आग्रह रहता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कृत्रिमता आ जाती है। और अगर आपको सही सही अनुवाद करना है, प्राकृतिक अनुवाद करना है, तो उसके लिए कृत्रिमता उसमें नहीं होनी चाहिए। इसलिए दूसरा प्रकार है अनुवाद का, वह है सहज अनुवाद। इसको हम आरंभ करेंगे आज। इसे आदर्श अनुवाद भी कहा जाता है। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा एवं में अर्थतः एवं शब्दशः निकटता, फिर से पढ़ता हूं, देखिए थोड़ा सा बीमार होने की वजह से मुझे भी तकलीफ हो रही है, फिर भी प्रयास करता हूं मैं। देखिए, सहज अनुवाद को ही आदर्श अनुवाद भी कहा जा सकता है। इसमें अनुवादक स्रोत भाषा में अर्थतः एवं शब्दतः निकटतम सहज अनुवाद करता है। मतलब शब्द का अर्थ जैसा का वैसा वो नहीं लेता, उस अर्थ के निकट का अर्थ कौन सा है, उस शब्द के निकट का शब्द कौन सा है, उसको लेकर के वह काम करता है। इसमें अनुवादक किसी आग्रह, दुराग्रह, आरोपण, प्रत्यारोपण से मुक्त होकर सिर्फ यह प्रयत्न करता है कि लक्ष्य भाषा में अनुवाद को पढ़कर पाठक या श्रोता को स्रोत भाषा की समृद्धि का ज्ञान तो हो, परंतु अनुदित रचना पढ़ते पढ़ते पाठक या श्रोता को स्रोत भाषा का स्मरण न हो। मतलब समझिए, कोई अंग्रेजी में से हिंदी में या मराठी में अनुवाद कर रहा है, तो हमें यह लगना नहीं चाहिए कि यह मूल अंग्रेजी है। इतना सहज अनुवाद वो होना चाहिए। जैसे खास करके मुझे याद आते हैं साने गुरुजी। साने गुरुजी ने बहुत से अंग्रेजी ग्रंथों का इतना बढ़िया मराठी अनुवाद किया है कि आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा कि यह मूल अंग्रेजी था। इतना अच्छा अनुवाद वो करते हैं, इतना सहज अनुवाद वो करते हैं। या फिर विनोबा भावे जी, ये दोनों महान व्यक्ति हैं जिन्होंने अनुवाद में कहीं कृत्रिमता नहीं आने दी। जैसे मैंने कहा था कि साने गुरुजी ने अंग्रेजी ग्रंथों का मराठी अनुवाद करते समय कहीं कृत्रिमता आने नहीं दी, सहज उनसे अनुवाद हो गया। उसी प्रकार विनोबा भावे जी ने हमारी देव भाषा, या जिसे देववाणी कहते हैं, संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ, हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का समश्लोकी अनुवाद किया है मराठी में। अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल
संस्कृत की झिझक निकल जाएगी। इतना सहज अनुवाद उन्होंने किया है, उसे कहा जाता है समश्लोकी अनुवाद। इसके पहले भी संत ज्ञानेश्वर ने श्रीमद् भगवद गीता पर ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी थी, लेकिन वो समश्लोकी नहीं थी। एक श्लोकार्थ बताने के लिए कभी कभी उन्हें 20-20 श्लोक बनाने पड़े थे, 20-20 ओवियां बनानी पड़ी थी। लेकिन ऐसा विनोबा भावे जी के गीता के समश्लोकी अनुवाद में नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने 2 पंक्तियां हैं तो 2 ही पंक्तियों में उसे समेटने का प्रयास किया है। ये 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हिंदी में ऐसे बहुत से नाम हैं, जैसे रणसुभे सर हैं, जैसे वेदालंकार सर हैं जिन्होंने मराठी का हिंदी में अनुवाद किया, और मेरे ख्याल से संत साहित्य नाम की एक पुस्तक भी पाठ्यक्रम में उनकी लगी हुई थी, जिसमें संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम वगैरह के अभंग और ओवियों का अनुवाद हिंदी में वेद कुमार जी ने किया था। वो भी सहज है। तो जहाँ तक वो देखिए कि जिनका व्यक्तित्व सहज होता है वो सहज अनुवाद कर देते हैं, जिनका व्यक्तित्व कठिन होता है वो कठिन अनुवाद कर देते हैं। तो देखिए कि ऐसा लगना चाहिए पाठक को कि ये अपनी भाषा में लिखी गई ओरिजिनल किताब है या मौलिक रचना है, अनुवादित नहीं। इतना वो सहज होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि वह उस रचना का आनंद भी ले, मूल भाषा के पाठकों के समान ही उसी गहराई, उसी संवेदना तथा संप्रेषण की तीव्रता को ग्रहण करें जो मूल में है, उसे पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब देखिए, मैं भी एक छोटा मोटा अनुवादक हूँ। मैंने भी 8 पुस्तकें अनुवादित की हैं, जिस पर मुझे 2 पुरस्कार भी मिले हुए हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार। उसमें से एक पुस्तक का अनुवाद करते एक बात बताकर मैं आगे जाऊंगा कि अब जिन्हें सरस्वती पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत बड़े मराठी साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिंबाड़ी संपादित एक पुस्तक दलित पैंथर भूमिका और आंदोलन का मैंने हिंदी अनुवाद किया। वो करते समय जब नामदेव ढसाल की बात आई, अरे बहुत प्रसंगों पर मैंने सुनाया है कि नामदेव ढसाल की गालियों का हिंदी में अनुवाद नहीं हो सकता, तो मैंने वो गालियां ही निकाल दी है। तो ये जरूरी होता है कि अच्छी बातों का भी, कठिन शब्दों का भी, गालियों का भी, आम तौर पर चलने वाले शब्दों का भी कोई अनुवाद आपके पास करने की हिम्मत नहीं होती। वो मैंने स्वीकार भी किया और ऐसा बहुत बार होता है। तो देखिए कि अनुवाद इतना सहज होना चाहिए कि पाठक को बिल्कुल न लगे कि ये किसी अन्य भाषा की मूल कलाकृति है। वो उसका रसास्वादन करे, उसका आनंद ले, उसको गहराई से उसकी संवेदना को समझे और उसकी संप्रेषण को तीव्रता से ग्रहण करे। अनुवादक इस बात में सावधानी बरते कि अपने व्यक्तित्व का तनिक भी प्रभाव अनुवाद पर न आए। ध्यान रखिए, जो मूल कला लेखक होता है, कवि होता है, उपन्यासकार होता है, कहानीकार होता है, उसके व्यक्तित्व का कहीं न कहीं प्रभाव उसकी रचना पर दिखता है, लेकिन अनुवादक के व्यक्तित्व का प्रभाव रचना पर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अनुवादक केवल माध्यम होता है मूल लेखक और पाठक के बीच का। उसे अपना व्यक्तित्व बीच में लाने की कहीं भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, जो हिंदी के बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि आदर्श अनुवादक सिरिंज की वह सुई है जो सिरिंज की दवा को तो ज्यों का त्यों मरीज के शरीर दवा को ज्यों का त्यों मरीज के शरीर में पहुंचा देती है। मतलब दवा है सिरिंज, और सिरिंज के सामने लगी हुई सुई है। आपने भी कोरोना में ली होगी, अगर ली नहीं होगी तो अवश्य लीजिए। तो जो वो सुई का काम है वो क्या करती है, केवल हमारी त्वचा में से अंदर थोड़ी जाती है, जहाँ सिर होती है या जहाँ रोहिणी होती है, जो जो भी होती है, जिसके माध्यम से ये नाड़ी में से वो शरीर में फैलाती है दवाई, वहां तक पहुंचाने का वो काम है। और अनुवादक भी वहां उतना ही पहुंचाता है और वो सारा की सारी दवाई एक ओर से दूसरी ओर निकल जाती है। तो ये अनुवादक का काम होता है। भोलानाथ तिवारी ने हमें सिरिंज की सुई कहा है अनुवादक को, इतना ध्यान में रखिए। चलते हैं तीसरे प्रकार की ओर, भावानुवाद। अनुवाद के क्षेत्र में अन्य सभी प्रकार के अनुवादों की अपेक्षा भावानुवाद को अधिक महत्व दिया जाता है।
मराठी में इसके लिए कहा जाता है स्वैर अनुवाद। मतलब शब्द जैसे के वैसे न जरूर आए, लेकिन लेखक का जो अपना भाव था, क्योंकि ध्यान रखिए किसी एक विचार को शब्दों में आबद्ध करके उसे कागज पर उतारना भी बहुत कठिन होता है। कभी कभी लेखक अपने विचारों के साथ भी गलत कर बैठता है और वो कुछ अन्य गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जो उसे कहना चाहिए था उसके अलावा कुछ और ही कह जाता है। इसलिए लेखक का जो मूल भाव है उसको यथावत रखने का प्रयास अनुवादक करता है, जिसको हम भावानुवाद या स्वैर अनुवाद कहते हैं, और इसे उत्तम कोटि का अनुवाद माना जाता है। भावानुवाद में शब्दानुवाद की तरह केवल शब्द के लिए शब्द ऐसा अनुवाद नहीं होता। वाक्यांश के लिए वाक्यांश तथा वाक्य प्रयोग आदि पर ध्यान न देकर के स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा के मूल अर्थ, विचार और अभिव्यक्ति पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है। भावानुवाद में मूल पाठ की आत्मा अर्थात मूल कथ्य की सामग्री को ही मुख्य बना मानकर उसे लक्ष्य भाषा में यथायोग्य पद्धति से संप्रेषित किया जाता है। अनुवाद के क्षेत्र में कभी कभी ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जब अनुवाद किसी मूल पाठ या वाक्यांश का ठीक ठीक शब्दानुवाद करने में असमर्थ होता है, जैसे मैंने अभी नामदेव रसा की गालियों के बारे में कहा। तब ऐसी स्थिति में उसे उस सामग्री के अनुवाद के लिए भावानुवाद का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये बार बार नाम आता रहेगा, ध्यान रखिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की मान्यता है कि सामान्यतः मूल सामग्री यदि सूक्ष्म भावों वाली है तो उसका भावानुवाद करते हैं, और यदि वह तथ्यात्मक वैज्ञानिक प्रधान है तो उसे उसका शब्दानुवाद करते हैं। मतलब जहाँ जहाँ मनुष्य के भावों का संबंध आता है तो उसका भावानुवाद किया जाता है, और जहाँ जहाँ वैचारिक बातें आती हैं, तथ्यात्मक बातें आती हैं, वैज्ञानिक तथ्य आ जाते हैं, तो वहाँ शब्दानुवाद किया जाता है। भावानुवाद मूल पाठ के ही समान सुबोध और सुपाठ्य होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था विनोबा भावे जी का। विनोबा भावे जी ने गीता का जो अनुवाद किया है मराठी में, वो ज्ञानेश्वर के अनुवाद से करोड़ों गुना बेहतर है, क्योंकि वो सहज है। संत ज्ञानेश्वर ज्ञानी योगी थे, उनको मैं कम आंक नहीं रहा हूं, लेकिन उन्होंने गीता का मराठी में अनुवाद करते समय जो उनके ज्ञान का पांडित्य का प्रदर्शन किया हुआ है वो विनोबा नहीं करते। विनोबा बड़े सहज होकर के आते हैं, ये फर्क है। पाठक को ऐसा नहीं लगता कि वो अनुवाद पढ़ रहा है, उसे लगता है कि ये ओरिजिनल कलाकृति है, मौलिक रचना है। साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद में प्रायः इसी शैली का आश्रय लिया जाता है। जितने भी साहित्यिक अनुवाद होते हैं, चाहे वो उपन्यासों के अनुवाद हो, चाहे कहानियों के अनुवाद हो, चाहे कविता के अनुवाद हो, खास करके तो वहाँ भावानुवाद ही किया जाता है, मूल अनुवाद नहीं होता। मैं उदाहरण एक दो देता हूँ। वाक प्रचारों के भी अनुवाद जो होते हैं वो बड़े मजेदार के रीति से आते हैं। जैसे संस्कृत में एक कहावत है, दूरतः पर्वतः रम्यः। अब जिसका हिंदी अनुवाद किया दूर के ढोल सुहावने, और मराठी में दुरून डोंगर साजरे। देखिए कितने सहज होकर के आता है अनुवाद। संस्कृत में मूल है क्या है, दूरतः पर्वतः रम्यः। हिंदी में दूर के ढोल सुहाने, यहाँ उन्होंने पहाड़ नहीं कहा है, दूर के ढोल सुहावने, लेकिन मराठी में पर्वत शब्द का जैसा का वैसा आ गया, दुरून डोंगर साजरे। कितना बढ़िया अनुवाद ये होता है। और ध्यान रखिए इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं वो सहज अनुवाद होते हैं, भावानुवाद के रूप में आ जाते हैं, और हमें पढ़ने पर और विवश करते हैं। और मैंने एक बात आपसे कही थी कि मामा वरेरकर बहुत बड़े नाटककार हैं, मराठी के हैं, लेकिन वे एक बहुत बड़े अनुवादक थे जिन्होंने बंगाली में लिखा गया सभी साहित्य जो है, खास करके शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी का साहित्य है, वो मराठी में अनुवाद जब किया तो लोगों ने इसे अलग रचना मान लिया। अब जब पता चला कि ये शरतचंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है, तब लोगों को माना कि ये अनुदित कलाकृति, इस प्रकार से अनुवाद होना चाहिए। अब अगला प्रकार है अनुवाद का छायानुवाद।
हिंदी में छायानुवाद तथा भावानुवाद शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब छायानुवाद भी वही है जो भावानुवाद है, जबकि अनुवाद के स्वरूप में पर्याप्त अंतर है। भावानुवाद अलग है और छायानुवाद अलग है। जब किसी रचना में कुछ परिवर्तन करके अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तब ऐसे अनुवाद को छायानुवाद कहते हैं। मैं इसमें महत्वपूर्ण बात कहूंगा, फिल्मों में यह होता है, जिसको हम पटकथा लेखन कहते हैं ना, वो उदाहरण के रूप में मैं देवदास का उदाहरण लूंगा। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने देवदास नाम का उपन्यास केवल 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष की आयु थी उनकी, तब लिखा था बंगाली में। अब उसके अनुवाद बहुत सारे आ गए, मामा वरेरकर का मराठी अनुवाद आ गया, हिंदी में भी किसी ने अनुवाद किया होगा, लेकिन इस पर जो फिल्में बनी उसको मैं कहता हूँ वह है छायानुवाद। मतलब इसमें सबसे पहली बार आर.सी. बोराल साहब ने फिल्म बनाई। उसके उपरांत अलग अलग फिल्में बनती रही। फिर बाद में विमल रॉय जी ने बना दी, जो जिसमें दिलीप कुमार जी, जिनका भी अभी 2-3 दिन पहले निधन हो गया, उन्होंने रोल किया था देवदास का। और बाद में आपकी पीढ़ी के लिए शाहरुख खान जी ने देवदास में रोल किया था, जिस फिल्म का निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया हुआ था। मतलब विमल राय की दृष्टि क्या थी देवदास बनाने के समय, या फिर संजय लीला भंसाली की क्या थी, या फिर उसके बाद अनुराग कश्यप ने उसका एक और भावानुवाद देवडी नाम से किया। देवडी, देवदास की जगह दास को डी में परिवर्तित करके देवडी बना दिया अभय देओल को लेकर के। मतलब दिलीप कुमार जी ने जो देवदास बना किया, शाहरुख खान ने जो किया, या फिर बाद में अभय देओल जी ने जो किया, तो इसमें जो मूल देवदास है वो कहीं और है, लेकिन ये उस निर्देशक के अनुसार उसका एक प्रकार से छायानुवाद मान लिया जाए। तो ये आपको उदाहरण से समझ में शायद आया होगा। अब देखिए, इसका मूल भाव क्या है छायानुवाद का, कि मूल कलाकृति को पढ़िए और उसकी छाया लेकर के, उससे प्रेरणा लेकर के दूसरी रचना दूसरी भाषा में लिखना, उसे कहा जाता है छायानुवाद। इसमें लेखक एक रचना, मूल रचना जो होती है, लेखक मूल रचना की छाया का ग्रहण करके स्वतंत्र भाव से उसी रचना को फिर से लिखता है। उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण मैं बताऊंगा आपको, कि इंदिरा गांधी जी के जीवन पर कमलेश्वर जी ने एक उपन्यास लिखा था और वो थोड़ा थोड़ा बीच में से फट गया था। तो मेरे एक मित्र तेजपाल सिंह धामा नाम के हैं, उन्होंने उस रचना को पढ़ा और फिर से दोबारा लिखा, तो ये हुआ एक प्रकार से छायानुवाद। विशेष करके विदेशी भाषाओं की रचना का अनुवाद करते समय इसी शैली को अपनाया जाता है। मतलब समझिए, लियो टॉल्स्टॉय का रशियन उपन्यास है वॉर एंड पीस, वो जैसा का वैसा आप हिंदी में नहीं ला सकते, उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। मतलब उसके नायक का नाम अगर एंथोनी है, तो आपको यहाँ भारत में कोई और नाम देना पड़ेगा जो भारतीय लगे। युद्ध और शांति नाम का उपन्यास अगर उसका अनुवाद करना है। मुझे इस बारे में एक और मजेदार बात याद आती है। अगर शेक्सपियर, जो अंग्रेजी के बहुत प्रख्यात लेखक हैं, जिनका नाम ले करके न जाने कितनी पीढ़ियां पीएचडी कर चुकी हैं, विलियम शेक्सपियर के जो नाटक हैं, उन नाटकों पे आधारित हिंदी में फिल्में बनती हैं, तो वो बहुत अच्छा छायानुवाद होती है। उदाहरण के रूप में उनके ऑथेलो नाटक पर ओमकारा फिल्म बनी, तो उसमें सारे कैरेक्टर के नाम बदल दिए, ऑथेलो नहीं रखा, ओमकारा बना दिया है? या फिर उसके जो अलग अलग पात्र हैं उनके नाम बदल करके उसी प्रकार देखिए, उसका एक और नाटक है शेक्सपियर का जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसी के आधार पर, यानी बहुत बड़े अच्छे निर्माता निर्देशक हैं हिंदी में, वे स्वयं संगीतकार भी हैं, विशाल भारद्वाज। वो इस प्रकार के अच्छे बातें लिखते हैं, देखिए अच्छे फिल्में बनाते हैं। जैसे मैंने ओमकारा का उदाहरण दे दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से रामलीला जो है फिल्म, गोलियों की रासलीला रामलीला, वो शेक्सपियर के ही एक नाटक रोमियो जूलियट का ही एक प्रकार से छायानुवाद है। ऐसे बहुत से, अगर आप थोड़ा सा ढूंढते जाएंगे तो ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी। इसमें अगर मैं अट जाऊंगा तो हमारा पाठ्यक्रम पीछा रहेगा, इसलिए आगे जाते हैं। विदेशी रचना के चरित्र, स्थान, वातावरण को अपने देश के अनुरूप, अर्थात उसका भारतीयकरण करके किया गया अनुवाद इसके अंतर्गत आ जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र ने
रूसी साहित्यकार टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद करते समय इसी शैली में किया गया है। ऐसे अनुवाद शुद्ध रूप से अनुवाद नहीं कहलाए जा सकते, इसलिए कुछ विद्वान इसे अनुवाद और मौलिक साहित्य के बीच की स्थिति मानते हैं। न ये मौलिक साहित्य है और न ही अनुवाद, बल्कि इन दोनों के इसमें क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं। उस नायक का नाम बदला जाता है, नायिका का नाम बदला जाता है, विलन का नाम बदला जाता है, अन्य छोटे मोटे स्थानों का नाम बदला जाता है। मतलब रशिया या चीन या जापान या फिर यूरोप के बड़े बड़े शहरों के स्थान पर हम दिल्ली, मुंबई इत्यादि शहरों का नाम उसमें रूपांतरित कर सकते हैं। इस प्रकार का ये छाया अनुवाद होता है। इस प्रकार के अनुवाद का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें मूल पाठ की कोई विशेषता नहीं रह जाती। कभी कभी अनुवादक इतनी छूट ले लेता है कि मूल साहित्यकार पर वो हावी हो जाता है। मूल पाठ और अनुदित पाठ में संबंध को हम पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बहुत बढ़िया अनुवाद होता है। अब देखिए, मैं उदाहरण बताऊं आपको इस प्रकार का। वैसे समय बहुत कम रहा है हमारे पास, फिर भी केवल हमारे 12 मिनट रहे हैं, उसमें रामायण की बात मैं कहूँगा। आप जानते हैं रामायण हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहानी है, 2 लाख वर्ष पहले की, जो वाल्मीकि ने लिखी थी, और न जाने अलग अलग कितने लिखी गई। अब देखिए, हमारे भारत की नहीं, विश्व की प्रत्येक बड़ी भाषा में रामायण उपलब्ध होती है। जैसे हिंदी में तुलसी रामायण है, मराठी में एकनाथ जी का भावार्थ रामायण है, बंगाल में कृत्तिवास रामायण है, तमिल में कंब रामायण है, कन्नड़ी में कोई और रामायण रहा होगा। अब ये रामायण के अलग अलग वर्जन है, लेकिन ये मूल अनुवाद नहीं है, ध्यान रखिए। ये सारे के सारे छाया अनुवाद हैं। इन्होंने बहुत तब्दील किया। इतना ही नहीं, कुछ अनुवाद तो ऐसे हैं रामायण के जो आपको इंडोनेशिया में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, चीन में मिलेंगे, इंग्लैंड में मिलेंगे, अंग्रेजी में मिलेंगे। तो ये जो सारे रामायण है, और अगर कहें हम टेलीविजन के क्षेत्र में आने के उपरांत, रामानंद सागर ने एक जमाने में रामायण बनाई थी, जो गत वर्ष लॉकडाउन में हम सब ने दोबारा देखे और बहुत प्रशंसा करने लगे, बहुत अच्छी है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से MX प्लेयर नाम के प्लेटफॉर्म पर एक नई रामायण आई है, जो एक निखिल अडवाणी ने बनाई हुई है। निखिल अडवाणी, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों का निर्देशन किया। और जब मैं 2 साल पहले मॉरिशस में गया था विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, तो उन्होंने जो रामायण बनानी शुरू की थी, अब वह MX प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित हो रही है। अगर आपके पास वो MX प्लेटफॉर्म हो तो उसका हम देख सकते हैं। तो मतलब एक ही रामायण के न जाने कितने रूप हैं। ये सारे के सारे वाल्मीकि ने जो कहा है वैसा ही है, ऐसा नहीं। उसमें कुछ तब्दीलियां जरूर हैं, उसमें कुछ अपनी ओर से कुछ जोड़ दिया गया है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आदिवासियों की भी अपनी एक रामायण है, आदिवासियों की भी अपनी एक रामायण है, जो मौखिक रूप से चली आ रही है, जिससे किसी ने लिखने का प्रयास नहीं किया। इतना ही नहीं, हिंदी में प्रेमचंद की भी अपनी एक रामायण है, जिसमें उन्होंने उसे राम कहानी कहा है, राम कहानी नाम से प्रकाशित किया था उस समय। यानी न जाने कितने रामायण हैं। और अभी अगर मैं कहूँ, मेरे पीछे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें अभी 2001 से लेकर के 2020 तक के कालखंड में हिंदी में, अकेली हिंदी में रामायण पर कम से कम 20 महाकाव्य आए हैं, उपन्यास भी आए हैं। आप जानते होंगे कि एक बहुत बड़े अभिनेता हैं हिंदी में, आशुतोष राणा नाम के, उनकी भी रामायण आई है। यानी कितनी रामायण है ये हम कह नहीं सकते। तो ये मूल जो वाल्मीकि रामायण है, जो संस्कृत में लिखी गई थी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उस रामायण से प्रभावित होकर के, उसका भाव ग्रहण करके, उसकी छाया ग्रहण करके लिखे जाने वाले अनेक रामायण आपको मिलेंगे। ये और कभी कभी मूल वाल्मीकि रामायण को हाथ में रखें और आज की रामायण को हाथ में रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि मूल वाल्मीकि कहना कुछ और चाहते थे और आज के लेखक कुछ और कह रहे हैं। इतना फर्क इन दो प्रकार के रामायणों में आ जाता है। अब हम 5वें प्रकार की ओर जाते हैं अनुवाद के, वह है सारानुवाद। सारानुवाद, इसमें स्रोत भाषा की मूल सामग्री का
संक्षिप्त अनुवाद किया जाता है, जैसे हमने बचपन में किया होगा, एक तृतीयांश, हाँ? एक तृतीयांश करना, नहीं, सार का अनुवाद करना, उसका सार अनुवाद हो जाना। मतलब अगर समझिए 5 पृष्ठ आप लिखे हुए हैं मूल रूप में, तो उसको केवल एक पृष्ठ में समेटना। इस पद्धति का उपयोग सार्वजनिक सभाओं, व्याख्यानों, संगोष्ठियों, संसद तथा विधानसभा में नेता लोगों के द्वारा किया जाता है। उनके भाषणों, वक्तव्यों की सूचना देने के लिए अखबारों के संवाददाता करते हैं। सारानुवाद का काम परिश्रम साध्य है, इसे बहुत कठिन है काम, क्योंकि मूल में से क्या छोड़ें ये, और जोड़ना तो अपनी ओर से कुछ नहीं है, क्या छोड़ें ये हम बता नहीं सकते। और इसमें खूब बहुत 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 कष्ट करने पड़ते हैं। मतलब जो बड़े बड़े व्याख्यान सभाओं में दिए जाते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान संगोष्ठियों में होते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान संसद में, विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में दिए जाते हैं। उनको उनकी टिप्पणी करते देखिए, पेपर में उसका दूसरे दिन छप करके आते हैं वो, लेकिन वो सार रूप में आते हैं, और जो उसको लिखने वाला शॉर्ट हैंड राइटर अखबार का प्रतिनिधि होता है, उसे जल्दी जल्दी कर करके महत्वपूर्ण उसके जो मुद्दे होते हैं वो उठाकर डाल देता है। जैसे अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया, जिसमें से महाराष्ट्र के एक नारायण राणे जी को स्थान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से उसका अनुवाद करके भेज देते हैं। तो ये होता है सारानुवाद। उसके लिए सारानुवाद करने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं और बहुत पर्याप्त अभ्यास भी करना पड़ता है। अभ्यास का मतलब मराठी वाला अभ्यास नहीं, हिंदी वाला अभ्यास। अभ्यास का मूल अर्थ होता है प्रैक्टिस, एक चीज को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। अपनी संक्षिप्तता, सरलता, स्पष्टता तथा लक्ष्य भाषा के स्वाभाविक सहज प्रवाह के कारण व्यावहारिक कार्यों के सामान्य अनुवाद की तुलना में सारानुवाद अधिक उपयोगी पाया जाता है। इसका प्रमुख दोष यह है कि इसमें अनुवादक का दृष्टिकोण प्रमुख होता है, क्योंकि वो क्या छोड़ता है मूल का, ये महत्वपूर्ण होता है। इसलिए कभी कभी अनुवादक की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, किसी अन्य की दृष्टि से हो सकता है कि वो महत्वपूर्ण तथ्य न हो, और अनुवाद की दृष्टि में जो सामान्य है वह महत्वपूर्ण दूसरे की दृष्टि में हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अनुवाद के कारण बहुत सारे विवाद हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं एक बहुत बड़ा विवाद बताना चाहूंगा कि हिंदी एक मत से राजभाषा बनी, ये वाक्य है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या किया उन्होंने? मतैक्य से नहीं किया, बाय वन वोट। इसलिए आज भी राजभाषा हिंदी संसद में बनी, वो केवल एक वोट, मतलब 26-25 इस अंतर से हुई, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो मतैक से बनी थी, सभी ने मिलकर के एक मत से कह दिया था कि हिंदी राजभाषा बने। लेकिन गलती से, अनुवादक की गलती से, सारा अनुवाद करते समय किसी अंग्रेजी अनुवादक से वो बाय वन वोट कहा उसने, एक मत की जगह। मतैक्य होना चाहिए वहां, मतलब 100 आदमी एकत्र आकर के एक मुख से, एक मत से कह रहे हैं कि हिंदी को राजभाषा बनाओ, और ये अनुवादक नालायक आदमी कहता है, किसी अंग्रेजी अखबार का आदमी कहता है कि बाय वन वोट, केवल एक ही मत से हिंदी राजभाषा बनी। हालांकि ये गलत था। इस प्रकार का विवाद बन सकते हैं। अगला अनुवाद का प्रकार है व्याख्यानुवाद। इसे टीकानुवाद भी कहा जाता है। इसमें मूल पाठ की व्याख्या या टीका के साथ साथ अनुवाद भी किया जाता है। कुछ अनुवादक मूल पाठ का अनुवाद करते समय उसके प्रत्येक शब्द या पद के अतिरिक्त व्याख्या भी करते जाते हैं। श्री लोकमान्य तिलक जी का गीता रहस्य इस बारे में प्रसिद्ध है। मैंने इसके पूर्व उल्लेख किया था, समश्लोकी अनुवाद गीता का विनोबा भावे जी ने किया हुआ, लेकिन गीता का जो अनुवाद तिलक जी ने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने, गीता रहस्य, वह इस प्रकार के व्याख्या के अनुवाद में आ जाता है। मतलब वो गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या भी करते जाते हैं, अपनी ओर से जोड़ते भी जाते हैं, और मूल पाठ को भी, मूल श्लोक को भी रखते जाते हैं। इस प्रकार का ये
व्याख्यानुवाद होता है। शायद ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी भी इसी प्रकार की व्याख्यानुवाद में आ सकती है। इस प्रकार के अनुवादक के व्यक्तित्व तथा चिंतन की पर्याप्त मात्रा में उस पर मोहर होती है। गांधी जी ने भी गीता का अनुवाद गुजराती में किया हुआ है, अनासक्त योग नाम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब अगर आप अनासक्त कर्म योग जो गांधी जी की गीता की व्याख्या पढ़ेंगे तो आप गांधी जी जैसे वितराग पुरुष हो जाएंगे, संत महात्मा बन जाएंगे। लेकिन वही अगर आप तिलक जी का अनुवाद पढ़ेंगे तो आप राष्ट्राभिमानी बन जाएंगे और राष्ट्र की रक्षा के लिए मरने मारने पर उतर हो जाएंगे। ये दो अनुवादों के में फर्क होता है। एक ही मूल कलाकृति का दो अनुवाद। और एक महत्वपूर्ण अनुवाद में कहना भूल गया, गीता का हिंदी में समर्पण भाष्य नाम से अनुवाद है। तो वो गीता में आई हुई गलतियों का अनुवाद है। गीता, अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता कहते समय 700 श्लोक लगातार कहे होंगे क्या? तर्क दीजिए। मूल श्लोक है केवल 70। तो गीता के इन मूल 70 श्लोकों को 700 श्लोक जिन्होंने बनाए, मतलब 630 जो गलत श्लोक इसमें आए हैं उनका भी समाचार लेने वाले भी कुछ लोग हैं। ऐसा भी अनुवाद किया जाता है। वो मूल 70 श्लोक मेरे पास उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से व्याख्यानुवाद और मूल अनुवाद को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। केवल हमारे 2 मिनट बचे हैं, उसमें झट से 2-3 रहे हुए को पूरा करते हैं। 7वां प्रकार है वार्तानुवाद। कभी दो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच कोई व्यक्ति भाषा माध्यम बनता है। मतलब एक संस्कृत जानने वाला, एक मराठी जानने वाला व्यक्ति, ये दो आपस में थे। संस्कृत जानने वाले को मराठी आती नहीं है, मराठी जानने वाले को संस्कृत नहीं आती है, तो बीच में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो थोड़ा संस्कृत जानता है, थोड़ा मराठी जानता है, और उन दोनों को, जिसे दुभाषिया हम कहते हैं ना, उस प्रकार का व्यक्ति आ जाता है, तो उसे कहा जाता है वार्तानुवाद। वो संस्कृत वाले का सुनता है संस्कृत में, उसको मराठी में मराठी वाले के सामने प्रस्तुत करता है, और मराठी वाले का मराठी सुन करके उसको संस्कृत वाले के सामने संस्कृत में प्रस्तुत करता है। जो आजकल दुभाषी बहुत बड़े बड़े नेता, मतलब खास करके अन्य देशों की जो सारी बातें होती हैं इस प्रकार होती है। इस प्रकार का भी अनुवाद हो सकता है। कभी कभी इसमें भी विवाद खड़े हो सकते हैं। अगला है रूपांतरण। इस प्रकार का भी एक होता है जो छायानुवाद के निकट जैसा होता है। ये रूपांतरणकार अपनी इच्छा अनुसार कुछ मूल में परिवर्तन भी कर सकता है, और ये परिवर्तन पात्र नाम आदि के सामने भी हो सकता है और परिवेश के सामने भी। और अंत में है भाषांतर। 1 मिनट में कह करके हम पूरा कर देंगे। यद्यपि अनुवाद और भाषांतर दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं, देखिए, अनुवाद और भाषांतर, लेकिन ये दोनों अलग हैं। जबकि भाषांतर अनुवाद का एक भेद है। अनुवाद बहुत बड़ी व्यापक चीज है और भाषांतर उसमें का केवल एक भाग है। जब स्रोत सामग्री की किसी कृति को पूरे के पूरे अर्थ को बिना किसी परिवर्तन और बिना किसी घटाव बढ़ाव के लक्ष्य भाषा में कह दिया जाता है तो वह भाषांतरण होता है। इसमें अधिक अकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा का वैसा वह शब्द है, उसको प्रतिशब्द ढूंढो, जोड़ दो, इस प्रकार से। फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए, जब स्रोत भाषा की किसी कृति के पूरे अर्थ को बिना किसी परिवर्तन के या घटाव बढ़ाव के लक्ष्य भाषा में कह दिया जाता है तब उसे भाषांतर कहते हैं। एक सफल भाषांतर वही होता है जिसमें स्रोत भाषा में कही गई बात लक्ष्य भाषा में एक जैसी अभिव्यक्ति पाती है और इस प्रकार से लक्ष्य भाषा के पाठक अथवा श्रोता पर वही प्रभाव छोड़ती है जो स्रोत भाषा के पाठक अथवा श्रोता पर पड़ा था। इस दृष्टि से यह आदर्श अनुवाद के निकट जान पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं है। आज हम यहाँ रुकेंगे। कल की तासिका में हम अनुवादक के गुण इस विषय पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अच्छे अनुवाद के स्वरूप इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।